Hello everyone, myself Ramvilas Singh, lecturer in Mechanical Engineering from Government Polytechnic College चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे CNC एंड ऑटोमेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स ऑफ CNC मशीन, जिसमें हम देखने वाले हैं ड्राइव यूनिट्स। तो आइए शुरू करते हैं। CNC मशीन कन्वेंशनल मशीन से कुछ अलग होती है। यहाँ 9 एरियाज़ हैं जिसमें हम चेंजेस करते हैं, डिज़ाइन में चेंजेस करते हैं CNC मशीन के लिए। तो इन 9 एरियाज़ में से हमने पहले 3 जो टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, मशीन स्ट्रक्चर, स्लाइड वेज एंड स्पिंडल माउंटिंग इन द प्रीवियस लेक्चर्स, और आज हम देखने वाले हैं ड्राइव यूनिट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ड्राइव्स होते क्या हैं? देखिए, ड्राइव्स ऐसी यूनिट है विच आर यूज टू प्रोवाइड कंट्रोल्ड मोशन टू द एलिमेंट ऑफ मशीन टूल। एज एग्जाम्पल वर्क टेबल और टूल स्पिंडल। ड्राइव वह यूनिट है जो क्या करती है? मशीन टूल के एलिमेंट्स को कंट्रोल्ड मोशन प्रदान करती है। और मशीन टूल के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? वर्क टेबल, टूल स्पिंडल या फिर एक्सेट्रा हो सकते हैं। तो ड्राइव वह यूनिट है जो कंट्रोल मोशन प्रदान करती है किसे? मशीन टूल के एलिमेंट्स को। यानी कि या तो ये वर्क टेबल को मूव कराएगी या फिर ये टूल स्पिंडल को यहाँ पर ये मूव कराएगी। अगर हम सिंपल लैंग्वेज को समझें तो ड्राइव क्या है? देखिए, ड्राइव इज अ सिस्टम इन विच मोटर रोटेट, जिसमें क्या होती है? मोटर घूमती है, मोटर रोटेट होती है, और क्या होता है? मूव द रिलेटेड कंपोनेंट। मोटर घूमती है और मोटर घूमने से क्या होता है? मोटर घूमने से ये क्या करता है? मशीन टूल के कंपोनेंट को मूव कराता है। क्लियर? आइदर रोटेट मैन स्पिंडल बाय पावर ट्रांसमिशन और मूव लीनियरली द एक्सिस बाय लेड स्क्रू मैकेनिज्म। तो देखिए, यहाँ जो ड्राइव है, ड्राइव का मुख्य काम क्या है? ड्राइव का मुख्य काम ये है कि जो मशीन टूल के जो कंपोनेंट है उनको मूव कराना। क्लियर? तो इसमें होता क्या है कि इसमें एक मोटर होती है जो रोटेट होती है, और मोटर की रोटेट होने से क्या होता है? ये किसको मूव करती है? मोटर रोटेट होती है और किसको मूव करती है? मशीन टूल के कंपोनेंट को ये मूव करती है। ठीक है? और अगर ये मैन स्पिंडल को मूव कर रही है तो क्या होता है? मैन स्पिंडल आपको जो है रोटेट करता है, रोटेटरी मोशन करता है निश्चित आरपीएम पे, और पावर ट्रांसमिट होती है इस मोटर से स्पिंडल तक पावर ट्रांसमिशन के द्वारा। क्लियर? अगर ये मोटर जो है एक्सिस को मूव कर रही है, यानी कि जो वर्क टेबल को एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अबाउट अगर मूव कर रही है लीनियरली, तो यहाँ क्या होता है? लीड स्क्रू मैकेनिज्म लगा होता है। जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है मोटर है आपके पास, और मोटर जो है इस वर्क टेबल को मूव कर रही है। तो स्टेपर मोटर है यहाँ पर। स्टेपर मोटर क्या होती है? रोटेट होती है। तो मोटर के रोटेट होने से लीड स्क्रू क्या होता है? रोटेट होता है, और लीड स्क्रू के रोटेट होने से ये जो वर्क टेबल है वो लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में यहाँ पर आगे पीछे मूव करता है। ठीक है? देखिए, ड्राइव सिस्टम में क्या होता है? मेनली कंसिस्ट ऑफ मोटर एंड बॉल लीड स्क्रू। इसमें मोटर होता है और बॉल लीड स्क्रू भी हो सकता है। यानी कि देखिए, यहाँ पर ड्राइव का काम क्या है? ड्राइव के मेनली जो है 2 काम है यहाँ पर। पहला, स्पिंडल को रोटेट करवाना। दूसरा, वर्क टेबल को या फिर जो है कटिंग टूल का जो स्पिंडल है उसको मूव कराना। क्लियर? देखते हैं काम कैसे करता है ये। द मशीन कंट्रोल यूनिट सेंड्स द एम्पलीफाइड करंट सिग्नल्स टू एक्चुएट द ड्राइव मोटर विच कॉज रोटेशन ऑफ स्पिंडल और रोटेशन ऑफ बॉल स्क्रू टू पोजिशन द मशीन टेबल। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो कंट्रोलर है आपका, कंट्रोलर क्या करेगा? एक सिग्नल भेजेगा। सिग्नल किसको भेजेगा? मोटर को। सिग्नल मोटर तक आती है और उस सिग्नल के अनुसार मोटर रोटेट होती है। क्लियर? मोटर रोटेट होगी तो क्या होगा? मोटर अगर स्पिंडल से अटैच्ड है तो स्पिंडल जो है रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जितना आपने प्रोग्राम किया वो जो प्रोग्राम कर रखा है उतना जो है स्पिंडल रोटेट हो जाएगा। और अगर आपने इस मोटर को अटैच कर रखा है किससे? मशीन टेबल से, तो क्या होगा? उतने अमाउंट में मोटर रोटेट होगा और उतने ही अमाउंट में क्या होगा? आपको जो वर्क टेबल है वो आगे पीछे मूव कर जाएगा। ठीक है? तो इस प्रकार से कुछ इसका मैकेनिज्म होता है। तो देख लेते हैं। देखिए, ड्राइव मोटर जो होती है आपके पास, वो मेनली क्या क्या फंक्शन करती है? पहला है टू ड्राइव मैन स्पिंडल, यानी कि जो मैन स्पिंडल है जो रोटेट होता है, जिस पे हम कटर लगाते हैं और रोटेट होने से
कटिंग ऑपरेशन होता है। या फिर जैसे लेथ मशीन के अंदर क्या होता है, हम जो है चक के अंदर वर्कपीस लगाते हैं और चक किससे जुड़ा होता है, स्पिंडल से जुड़ा होता है। यानी कि पहला काम होता है ड्राइव मोटर का मैन स्पिंडल को रोटेट करवाना, ठीक है, टू ड्राइव द मैन स्पिंडल। प्रोवाइड पावर फॉर कटिंग एक्शन। मैन स्पिंडल रोटेट होगा तो क्या होगा, कटिंग एक्शन यहाँ पर स्टार्ट होगी, ठीक है। सेकंड, टू ड्राइव द सैडल और कैरीज, जिसको हम एक्सिस ड्राइव भी बोलते हैं और फीड ड्राइव भी यहाँ पर बोला जाता है। क्लियर। तो यानी कि पहला काम है मैन स्पिंडल को रोटेट करवाना और दूसरा काम क्या है, सैडल या कैरीज को मूव कराना या फिर वर्क टेबल को मूव कराना। क्लियर। फीड ड्राइव यानी कि जिसके साथ हम कहते हैं फीड देते हैं। क्लियर। इन एडिशन देर मे बी सम मोर मोटर्स इन सीएनसी मशीन फॉर सर्विसेज सच एज कूलेंट पंप, स्वार्फ रिमूवल। और यहाँ पर इन दो कामों के अलावा भी जो जो काम यहाँ पर बचते हैं वो कूलेंट को पंप करने के लिए मोटर हम यूज में ले सकते हैं। साफ जो है स्वार्फ रिमूवल के लिए हम जो मोटर यूज में ले सकते हैं। तो ये हम आगे देखेंगे। अब हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर स्पिंडल ड्राइव और नेक्स्ट देखेंगे हम फीड ड्राइव, जिसको हम एक्सिस ड्राइव भी कहते हैं। तो स्पिंडल ड्राइव में देखिए जैसे कि डायग्राम में शो कर रखा है कि आपके पास ये स्पिंडल है, ये जो है लेद मशीन का कोई एग्जाम्पल है। देखिए आपके पास ये स्पिंडल है, स्पिंडल में जो है वर्क पीस, स्पिंडल से चक जुड़ा हुआ है और चक से जो है वर्क पीस अटैच्ड है यहाँ पर और जो है रोटेट हो रहा है। और यहाँ पर जो स्पिंडल है आपके पास, स्पिंडल जो है बेल्ट ड्रिवन स्पिंडल है। यहाँ जो मोटर लगी हुई है वो स्पिंडल के साथ अटैच नहीं है, जबकि जो है क्या लगी हुई है एक्सटर्नली यहाँ पर माउंटेड है और ये जो है बेल्ट के थ्रू पावर ट्रांसमिशन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं स्पिंडल ड्राइव क्या होती है। स्पिंडल ड्राइव्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड एंगुलर मोशन टू वर्कपीस और कटिंग टूल। तो यहाँ स्पिंडल ड्राइव वहाँ यूज में आती है जहाँ पर कि आपको वर्कपीस या कटिंग टूल को एंगुलर मोशन करवाना है, यानी कि एक जो है एक्सिस के अबाउट रोटेशन करवाना है, वहाँ पर हम स्पिंडल ड्राइव का यूज़ करते हैं। जैसे लेथ मशीन के अंदर वर्कपीस को हमें जो है रोटेट कराना होता है एक एक्सिस के अबाउट, तो वर्कपीस जो है रोटेशन करता रहता है, तो इसमें हम स्पिंडल ड्राइव यूज करते हैं। अब कन्वेंशनल मशीन में क्या होता है देखिए, इन कन्वेंशनल मशीन cutting speed are provided by rotation of main spindle with the help of electric motor through suitable gear mechanism with fixed gear ratio speed ratio। तो जैसे कि हमने कन्वेंशनल मशीन में देखा है कि यहाँ पर मैन स्पिंडल का हम जो है रोटेशन करवाते हैं किसकी सहायता से, इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है और इलेक्ट्रिक मोटर और स्पिंडल के बीच में क्या लगा होता है, गियर मैकेनिज्म लगा होता है। और हम जो है गियर रेशियो सेट करते हैं और स्पीड रेशियो का हम क्या करते हैं, वेरिएशन करते हैं यहाँ पर। क्लियर। गियर 1 2 3 4 होता है, हम जो है गियर चेंज करते हैं और स्पीड रेशियो यहाँ पर चेंज हो जाता है। यानी कि यहाँ पर जो है फिक्स्ड स्पीड रेशियोज हैं, फिक्स्ड गियर रेशियो है, या फिर 1:5 ही रेशियो होगा या फिर 1:10 ही होगा, 1:20 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुछ जो है फिक्स्ड स्पीड रेशियोज हैं। लेकिन ये फिक्स्ड स्पीड रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है वो सीएनसी मशीन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, सीएनसी मशीन के लिए सुटेबल नहीं है। क्यों सुटेबल नहीं है, क्योंकि सीएनसी मशीन में हमें लार्ज वेरिएशन इन कटिंग स्पीड रिक्वायर्ड होती है। यानी कि यहाँ पर जो है फिक्स्ड स्पीड रेशियो से काम नहीं चलता है, हमें जो है लार्ज वेरिएशन चाहिए कटिंग स्पीड के अंदर, स्पीड रेशियोज के अंदर। ठीक है। To attend optimum cutting speed and feed, the drive mechanism should be such as to provide infinitely variable is speed between upper and lower limit। देखिए यहाँ पर सीएनसी मशीन के अंदर हम जो है फिक्स्ड स्पीड रेशियो वाला मैकेनिज्म यूज नहीं करेंगे, यानी कि जो कन्वेंशनल मशीन के अंदर जो होता है वो हम यूज नहीं करेंगे। हम क्या यूज करेंगे, हम ऐसा मैकेनिज्म यूज करेंगे, ऐसे ड्राइव यूज करेंगे जिसमें हमें क्या मिले, लार्ज वेरिएशन मिले स्पीड के अंदर। ठीक है। अगर हमें कटिंग स्पीड और फीड ऑप्टिमम रखनी है तो हमें यहाँ पर ऐसा ड्राइव मैकेनिज्म यूज करना होगा जिसमें क्या हो, इन्फिनेटली वेरिएबल स्पीड हो अपर एंड लोअर लिमिट के अंदर। द इन्फिनेटली वेरिएबल स्पीड सिस्टम यूज्ड इन सीएनसी मशीन एम्प्लॉय आइदर इलेक्ट्रिक मोटर और फ्लूइड मोटर। और यहाँ जो मोटर यूज करेंगे इस पर्पज़ के लिए, इन्फिनेटली वेरिएबल स्पीड पर्पज़ के लिए जो हम यूज करेंगे मोटर्स, वो या तो एसी होगी या तो डीसी होगी इलेक्ट्रिक मोटर में, या फिर वो फ्लूइड मोटर यहाँ पर होती है। क्लियर। तो आपको जो है स्पिंडल ड्राइव समझ में आ गया होगा कि स्पिंडल ड्राइव क्या होता है और किस प्रकार से ये स्पिंडल को रोटेट करता है।
देखते हैं मोटर यूज्ड इन स्पिंडल ड्राइव। तो यहाँ हम पहले देखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर, फिर हम देखेंगे फ्लूइड मोटर। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक मोटर कौन कौन सी यूज में आती है, किस तरह से यूज में आती है। यहाँ पर द स्पिंडल इज नॉर्मली ड्रिवन बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर, आइदर एन अल्टरनेट करंट मोटर और डायरेक्ट करंट मोटर। तो यहाँ इलेक्ट्रिक मोटर है तो ऑब्वियसली दो प्रकार की होती हैं, एक तो एसी करंट से चलने वाली और एक डीसी करंट से चलने वाली। तो या तो एसी मोटर हो सकती है या तो डीसी मोटर हो सकती है। क्लियर। द ड्राइव में बी डायरेक्ट फ्रॉम मोटर टू मशीन स्पिंडल। इसका मतलब डायरेक्ट का मतलब क्या है कि मशीन स्पिंडल पर ही अगर मोटर इंस्टॉल हो तो कौन सा टाइप होता है, इंटीग्रल मोटर स्पिंडल होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली क्या होता है, इसके अंदर मोटर जो है स्पिंडल के ऊपर ही अटैच्ड होता है, या फिर इनडायरेक्ट थ्रू बेल्ट और गियर मैकेनिज्म, या फिर अगर मोटर बाहर लगी है तो मोटर से पावर स्पिंडल तक कैसे आती है, बेल्ट या गियर मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पर आती है। अगर यहाँ पर बेल्ट ड्राइव लगा है तो ऑब्वियसली जो है टू थ्रेड बेल्ट का हम यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, नॉइज कम प्रोड्यूस होगा, वाइब्रेशन कम प्रोड्यूस होगा और यहाँ पर स्लिप नहीं होगा। अगर हम गियर ड्राइव को यूज़ कर रहे हैं तो क्या, तो कैसा होना चाहिए गियर ड्राइव, कांस्टेंट मैशिंग टाइप का होना चाहिए। क्लियर। तो इस तरीके से हमने देखा। और ये जो पावर ट्रांसमिटिंग है मोटर से स्पिंडल के बीच में, तो इसके बीच में एक लगा होता है, एक तो लगा होता है गियर मैकेनिज्म या फिर जो है बेल्ट ड्राइव लगी होती है जिससे पावर ट्रांसमिट होती है स्पिंडल तक मोटर से, और इसके बीच में एक लगा होता है हाइड्रोलिक क्लच, यानी कि एक जो है कंट्रोल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर जो हाइड्रोलिक क्लच लगा होता है जो पावर को ऑन ऑफ करता है। ठीक है, यानी कि जो ट्रांसमिशन हो रहा है ट्रांसमिशन को ऑफ ऑन करता है, क्लच की तरह काम करता है। तो अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक मोटर के टाइप्स, देखिए इलेक्ट्रॉनिक मोटर होते हैं या तो एसी मोटर होंगे या तो डीसी मोटर होंगे, और एसी मोटर के अंदर या तो ये सिंक्रोनस मोटर्स होंगे या इंडक्शन मोटर होंगे। अगर हम डीसी मोटर की बात करें तो या ब्रश्ड मोटर होगा या ब्रशलेस मोटर होगा यहाँ पर। ठीक है, और देख लेते हैं मोटर्स के बारे में किस प्रकार से यूज में आते हैं इसके अंदर। एसी इंडक्शन मोटर्स आर यूज्ड टू ड्राइव मैन स्पिंडल डायरेक्टली। अगर हमें इंटीग्रल टाइप में स्पिंडल बनाना है तो एसी इंडक्शन मोटर यहाँ पर काम में लिया जाता है। दी एसी इंडक्शन मोटर आर मोर रिलायबल, इजी मेंटेनेबल एंड लेस कॉस्टली कंपेयर टू अदर इलेक्ट्रिक मोटर्स। अब इसकी खासियत क्या है, देखिए इंडक्शन मोटर की, कि ये मोर रिलायबल होता है और इजीली मेंटेनेबल होता है, इसका मेंटेनेंस आसान होता है और लेस कॉस्टली होता है एज कंपेयर टू अदर इलेक्ट्रिक मोटर। एंड यहाँ पे जो स्पीड वेरिएशन करते हैं हम ऐसी मोटर्स में, वो कैसे करते हैं, देखिए बाय पोल चेंज मेथड। एक मेथड होता है पोल चेंज मेथड, उसके थ्रू हम स्पीड वेरिएशन कर सकते हैं यहाँ पर। और किस तरीके से कर सकते हैं, बाय वेरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट। और एसी करंट की अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज करें तो उससे भी यहाँ पर स्पीड में वेरिएशन हम कर सकते हैं। डीसी मोटर्स आर बीइंग एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर स्टेपलेस स्पीड वेरिएशन ऑफ स्पिंडल। डीसी मोटर का भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं स्पिंडल ड्राइव में। और यहाँ पर स्टेपलेस वेरिएशन हम कैसे प्राप्त करते हैं या फिर इन्फाइनाइटली वेरिएशन हम कैसे प्राप्त करते हैं, देखिए बाय वेरिंग द डीसी वोल्टेज अप्लाई टू द मोटर। यानी कि डीसी मोटर के अंदर जो वोल्टेज जा रही है, वोल्टेज जो अप्लाई हो रही है, उसको हम वेरी करके स्पीड को हम वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि इलेक्ट्रिक मोटर किस तरह से यहाँ पर काम करती है और कितने टाइप की यहाँ पर होती है स्पिंडल ड्राइव्स के अंदर। और हम देखते हैं कि स्पिंडल ड्राइव में जो फ्लूइड मोटर काम में आती हैं वो किस प्रकार होती हैं, देखते हैं। फर्स्ट वन हाइड्रोलिक मोटर। फ्लूइड मोटर में दो तरह की मोटर होंगी, हाइड्रोलिक मोटर और न्यूमेटिक मोटर। हाइड्रोलिक में जहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ऑयल यूज में लेंगे, और न्यूमेटिक जहाँ पे हम कंप्रेस्ड एयर का उपयोग करेंगे यहाँ पर। तो हाइड्रोलिक मोटर में देखते हैं दिस ड्राइव इज बेस्ड ऑन पेट्रोलियम टाइप ऑयल। पेट्रोलियम की तरह जो है ऑयल का हम यूज करते हैं, पेट्रोलियम ऑयल की तरह यूज करते हैं, इसलिए जो है इन्फ्लेमेबल हो सकता है, फायर कैच कर सकता है आसानी से, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। और देखते हैं ये पेट्रोलियम टाइप ऑयल बेस्ड होता है और प्रेशराइज्ड ऑयल जो होता है वो सप्लाई किया जाता है पंप से, और पंप क्या करता है, एक कांस्टेंट स्पीड पे रन करता रहता है। यानी कि हम क्या करते हैं, इस प्रेशराइज्ड ऑयल को पंप के थ्रू
कहाँ भेजते हैं, इज डायरेक्टेड ऑन टू द ब्लेड्स ऑफ द मोटर विच आर कैपेबल ऑफ गिविंग वेरी हाई रोटेशनल स्पीड। क्लियर। यहाँ पे जो आपके पास हाइड्रोलिक मोटर है, मैकेनिज्म क्या होता है कि जो प्रेशराइज्ड ऑयल है, यानी कि ऑयल जो है काफ़ी हाई प्रेशर से कहाँ जाता है, इस मोटर के अंदर जो है ब्लेड्स पे गिरता है। क्या करता है कि हम जो है ऑयल को प्रेशराइज्ड करके मोटर के अंदर ब्लेड्स पे भेजते हैं, और जैसे ब्लेड्स पे जाए तो क्या होगा, मोटर रोटेट करने लग जाएगी। और यहाँ पे हम जो क्या कर सकते हैं, वेरी हाई स्पीड रोटेशनल स्पीड हम प्राप्त कर सकते हैं। दे हैव लार्ज पावर टू साइज रेशियो, यानी कि कम साइज में हमें ज़्यादा पावर यहाँ पर मिलती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक मोटर्स, एंड प्रोवाइड मोशन विथ ग्रेट एक्यूरेसी, और यहाँ पर मोशन प्रोवाइड करने की एक्यूरेसी भी यहाँ पर ज़्यादा होती है। दिस ड्राइव इज़ बल्कि, पर इसके जो है डिसएडवांटेज क्या है कि जो ड्राइव होगी वो थोड़ी जो है बल्कि होगी, साइज में बड़ी होगी, और रिक्वायर्ड हाई मेंटेनेंस, और यहाँ पर मेंटेनेंस की ज़्यादा आवश्यकता है। और देखिए यहाँ पर हाइड्रोलिक सिस्टम यूज में आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो है कोरोजन होने के चांसेस हैं। क्लियर, कोरोजन होने के चांसेस हैं, तो हमें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट भी करने पड़ते हैं ताकि जो एलिमेंट्स हैं मोटर्स के वो कोरोजन से यहाँ पर बचे रहें। तो इस प्रकार हमने देखा हाइड्रोलिक मोटर। नेक्स्ट इज न्यूमेटिक मोटर। न्यूमेटिक का मतलब क्या है, जिसमें कंप्रेस्ड एयर एज अ फ्लूइड हम काम में लेते हैं। हेयर वर्किंग मीडियम इज एयर, यहाँ एयर वर्किंग मीडियम होता है। इट हैव सम सेम वर्किंग एज हाइड्रोलिक ड्राइव, इसकी जो वर्किंग होती है न्यूमेटिक मोटर की वो हाइड्रोलिक मोटर के समान ही होती है। एंड दे आर सिंपल इन कंस्ट्रक्शन एंड आर चिपर, बट दे जनरेट लो पावर, नॉइजी ऑपरेशन एंड लेस पोजिशनिंग एक्यूरेसी। इसका बेनिफिट क्या है कि इसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी सिंपल है और ये चिपर है, एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स क्या है कि ये जो है लो पावर जनरेट करता है, और ये जो है इसका जो ऑपरेशन होता है वो नॉइजी ऑपरेशन होता है, और इसकी जो पोजिशनिंग एक्यूरेसी है वो काफ़ी कम है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस प्रकार से स्पिंडल ड्राइव के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर और फ्लूइड मोटर का उपयोग किया जाता है। अब हम देखने वाले हैं, जैसे कि हमने देखा था यहाँ पर, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर कि जो ड्राइव मोटर्स हैं इनका काम क्या है, मेनली दो काम है। पहला स्पिंडल को ड्राइव करना, और दूसरा फीड जो मोटर्स लगे उनको ड्राइव करना, यानी कि सेडल या कैरिज को मूव कराना, है ना, एक्सिस के अलोंग मूव कराना, है ना। तो पहला हमने देख लिया स्पिंडल ड्राइव, हम देख चुके हैं। हम देखते हैं एक्सिस ड्राइव या फीड ड्राइव। देखिए, द फीड ड्राइव मेन पर्पज इज टू मूव वर्किंग पार्ट ऑफ मशीन टूल थ्रू मशीन एक्सिस। तो यहाँ जैसे हमें पता है कि किसी भी मशीन में, सीएनसी मशीन में एक्सिस हो सकते हैं एक्स वाई जेड, यानी कि जो अगर 3 एक्सिस सीएनसी मशीन है तो 3 एक्सिस होंगे, अगर 4 एक्सिस मशीन है तो कितने होंगे, 4 एक्सिस होंगे, अगर 5 एक्सिस मशीन है तो 5 एक्सिस यहाँ पर एक साथ कंट्रोल हो रहे होंगे। क्लियर। तो एक्सिस ड्राइव या फिर फीड ड्राइव की जो मोटर, उसका काम क्या है, केवल एक काम ये है कि जो भी वर्किंग पार्ट है उनको मूव कराना इन एक्सिस के अलोंग, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग अगर आपको मोशन कराना है उसको, तो यहाँ पर ये काम कौन करता है, एक्सिस ड्राइव या फीड ड्राइव यहाँ पर ये काम करता है। वर्किंग पार्ट ऑफ मशीन टूल या तो वर्किंग टेबल हो सकता है, या तो टूल यूनिट हो सकता है, या फिर स्पिंडल यूनिट हो सकता है। स्पिंडल यूनिट का मतलब क्या है कि स्पिंडल जिस बेस से अटैच्ड है उस बेस को हम क्या करते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे मूव करते हैं, तो क्या होता है, टूल की पोजीशन चेंज होती है, स्पिंडल की पोजीशन चेंज होती है, ऊपर नीचे जैसे स्पिंडल आता है। जैसे कि हम बात करें मिलिंग मशीन में तो क्या होता है, मिलिंग सीएनसी मशीन में कि जो टूल होता है वो ऊपर नीचे आता है। तो ऊपर नीचे कैसे आता है कि स्पिंडल का जो यूनिट है वो पूरा ही ऊपर नीचे होता है। क्लियर। तो उसको भी मूव कराने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सिस ड्राइव या फिर फीड ड्राइव को हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है। देखिए, अ सेपरेट फीड ड्राइव नेसेसरी फॉर एवरी मशीन एक्सिस। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर कि अगर 5 एक्सिस हैं सीएनसी मशीन के अंदर, तो हमें यहाँ पर 5 फीड ड्राइव या फिर 5 जो है एक्सिस ड्राइव मोटर्स की यहाँ पर आवश्यकता है, यानी कि हर एक्सिस के लिए अलग अलग यहाँ पर एक्सिस ड्राइव जो है अटैच्ड होनी चाहिए और होती है। ठीक है। अब द फीड ड्राइव कंसिस्ट ऑफ अ इलेक्ट्रोमोटर एंड मैकेनिकल ट्रांसमिशन एलिमेंट। देखिए, किसी भी फीड ड्राइव में दो कंपोनेंट होते हैं। पहला इलेक्ट्रोमोटर, यानी कि एक मोटर होती है जो रोटेट होती है, और दूसरा
मैकेनिकल ट्रांसमिशन एलिमेंट जो इस मोशन को ट्रांसमिट करता है कहाँ तक, वर्क टेबल या फिर जो भी यूनिट हमको मूव करानी है वहाँ तक ये मोशन ट्रांसमिट करता है, वो हमें एलिमेंट चाहिए मैकेनिकल ट्रांसमिशन एलिमेंट। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे कि मैकेनिकल ट्रांसमिशन एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोमोटर्स इट इज़ जनरली सर्वो मोटर। जो इलेक्ट्रोमोटर है यहाँ पर यानी कि फीड ड्राइव एक्सिस ड्राइव के अंदर जो हम मोटर उपयोग में लेते हैं वो या तो सर्वो मोटर होगी या तो वो स्टेपर मोटर होगी। सर्वो मोटर क्लोज लूप सीएनसी मशीन है तो हम सर्वो मोटर यूज़ करते हैं। अगर आपके पास ओपन लूप सीएनसी मशीन है तो हम यहाँ पर स्टेपर मोटर का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि ये मैकेनिकल ट्रांसमिशन एलिमेंट होते क्या हैं। देखिए द मैकेनिकल ट्रांसमिशन एलिमेंट कंप्राइज ऑल द मशीन पार्ट which lie in torque transmission flow between the electromotor and tool or workpiece। यानी कि इलेक्ट्रोमोटर और टूल या वर्कपीस या फिर जो भी एलिमेंट मूव कराना है यानी कि जो भी कंपोनेंट मूव कराना है उसके और इलेक्ट्रोमोटर मोटर के बीच में जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं, लीड स्क्रू, नट, क्लियर, जो भी एलिमेंट लगे वो क्या होंगे, मैकेनिकल ट्रांसमिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो है स्लाइड वे बता रखा है आपको, स्लाइड वे है, देखिए दो स्लाइड वे यहाँ पर बता रखे हैं। क्लियर, एक ये स्लाइड वे है और दूसरा ये जो है स्लाइड वे है और बीच में क्या है, लीड स्क्रू है। देखिए बीच में जो लीड स्क्रू है ये आपके पास क्या है, देखिए टेबल है। क्लियर, और यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे जो है डीसी मोटर लग रही है यहाँ पर आपके पास, यानी कि जो है फीड ड्राइव लग रही है, डीसी मोटर लगी हुई है। जैसे डीसी मोटर रोटेट होती है तो क्या होता है, डीसी मोटर के रोटेट होने से या जो लीड स्क्रू लगा हुआ है बिल्कुल बीच में वो क्या होता है, रोटेट होता है। और इसके रोटेट होने से क्या होता है, जो टेबल है आपका वो लेफ्ट या राइट पोजीशन में, लेफ्ट या राइट पोजीशन में आगे बढ़ता है। ओके, तो ऐसा कुछ जो है लेआउट होता है इन एक्चुअल सीएनसी मशीन के अंदर। और अगर हम देखें स्केच डायग्राम, देखिए एग्जाम के अंदर हमें स्केच डायग्राम ही बनाना होता है और हम 3D डायग्राम देखते हैं समझने के लिए, जैसे हमने यहाँ पर देखा है जो है 3D डायग्राम, तो ये केवल हम जो है समझने के लिए देखते हैं और एग्जाम में हमें एक्चुअल में स्केच डायग्राम ही बनाना होता है यहाँ पर। जैसे कि आप ये जो स्केच डायग्राम देख सकते हैं, मोटर लग रही है आपके पास, ठीक है, और मोटर से क्या अटैच्ड है, जो है शाफ्ट अटैच्ड है, मतलब ये जो लीड स्क्रू अटैच है। ठीक है, और लीड स्क्रू से क्या अटैच है, नट अटैच है। ठीक है, और नट से क्या अटैच है, मशीन टेबल। क्लियर, तो यानी कि देखिए जैसे मोटर रोटेट होगा तो क्या होगा, जो शाफ्ट है जो लीड स्क्रू है वो रोटेट होगा और लीड स्क्रू के रोटेट होने से नट जो है आगे या पीछे मूव करेगा और नट आगे पीछे मूव करेगा मतलब मशीन टेबल आपकी आगे या पीछे मूव यहाँ पर कर रही है। और इस लीड स्क्रू का हम होल्ड किससे करते हैं, सपोर्ट किससे देते हैं, बेरिंग से देते हैं। जो देखिए लेफ्ट राइट दोनों पोजिशन पे जो है बेरिंग लगी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। अगर हम इस कंपोनेंट्स को देखें 3D के अंदर तो आपको जो इस तरीके से कंपोनेंट दिखेंगे, ये आपके पास मोटर होगी। क्लियर, और आपके पास जो है लीड स्क्रू है, ये दिस इज लीड स्क्रू, और लीड स्क्रू और मोटर किससे अटैच्ड होते हैं, कपलिंग से अटैच्ड होते हैं। क्लियर, और नट और जो लीड स्क्रू से जो अटैच जो कंपोनेंट होता है वो होता है नट। ये आपके पास नट है येलो कलर का, एंड इस नट से जो अटैच्ड होता है वो होता है वर्क टेबल। वर्क टेबल अटैच्ड होता है और वर्क टेबल जो है किस पे मूव करता है, स्लाइड वे पे मूव करता है। ये जो ब्लू कलर का जो आपको दिख रहे हैं दो पाथ दिख रहे हैं, ये क्या है, स्लाइड वे हैं, दो स्लाइड वे हैं जिसके ऊपर वर्क टेबल आपको मूव कर रहा है। और वर्क टेबल को मोशन किससे जो ट्रांसफर की जा रही है, इस मैकेनिकल ट्रांसमिशन एलिमेंट के थ्रू दी जा रही है। ठीक है, यानी कि मोटर और टेबल के बीच में जितने भी यूनिट्स आ गए, कपलिंग, लीड स्क्रू, नट, ये सारे क्या हो गए, मैकेनिकल ट्रांसमिशन एलिमेंट्स हो गए। तो इस तरीके से आपने समझ लिया होगा कि किस प्रकार से फीड ड्राइव होते हैं और काम करते हैं। क्लियर, और देख लीजिए आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर रोटरी इनकोडर और लीनियर इनकोडर यहाँ पे लिखा हुआ है। ये एक्चुअल में इनकोडर क्या होते हैं, फीडबैक डिवाइस होते हैं।
ये क्या करते हैं कि जो रोटरी इनकोडर है वो ये बताता है कि मोटर जो है सही मात्रा में रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका फीडबैक कंट्रोल यूनिट को भेजते हैं। क्लियर। और यहाँ पे जो लीनियर इनकोडर है वो ये फीडबैक देता है मशीन कंट्रोल यूनिट को कि जो मशीन टेबल है वो निश्चित मात्रा में आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। क्लियर। पोजीशन इसकी सही रह रही है या नहीं रह रही है वो यहाँ पर बताता है। तो आगे हम देख लेते हैं इससे कुछ पॉइंट्स। Movement along different axes is required either to move cutting tool or the work material to the desired position. अब जैसे हमारे पास जो फीड ड्राइव है, जो एक्सेस ड्राइव, उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि जो भी वर्क टेबल है उसको मूव कराना डिजायर्ड पोजीशन, यानी कि एक निश्चित पोजीशन पे मूव कराने का काम है इसका। ठीक है। या तो वो कटिंग टूल को मूव कराएगा या फिर वो वर्क मटेरियल को मूव कराएगा या फिर वो स्पिंडल को मूव कराएगा। ठीक है। स्पिंडल को जो बेस है उसको मूव कराएगा, स्पिंडल यूनिट को मूव कराएगा या फिर वर्क टेबल को मूव कराएगा या फिर जो टूल यूनिट है उसको मूव कराएगा। ये काम किसका है? फीड ड्राइव या फिर एक्सिस ड्राइव का काम है। ठीक है। इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश एक्यूरेट कंट्रोल ऑफ पोजिशन एंड वेलोसिटी स्टेपर मोटर आर यूज फॉर एक्सिस ड्राइव। तो देखिए, अगर आपके पास ओपन लूप सीएनसी मशीन है, क्लियर, जिसमें फीडबैक सिस्टम नहीं है, तो हम स्टेपर मोटर का उपयोग करते हैं यहाँ पर एक्सिस ड्राइव के लिए या फिर फीड ड्राइव के लिए। ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है देख लेते हैं कि स्टेपर मोटर आपका किस तरह से काम करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ स्टेपर मोटर इज दैट ऑन रिसीविंग अ सिग्नल दैट इज पल्स, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट करता है कौन? मशीन कंट्रोल यूनिट, एमसीयू जो है कंट्रोलर है, वो क्या करेगा कि प्रोग्राम के अनुसार वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट करेगा पल्स की फॉर्म में, है ना। पल्स आती है ना, साइन वेव की तरह जो पल्सेज आती हैं, उस तरह से जो है पल्स जनरेट करेगा। वो किसको भेजेगा? मोटर को भेजेगा। और जो स्टेपर मोटर है वो इन पल्सेस के आधार पर रोटेट होगा। और मोटर रोटेट होगा तो क्या होगा? मोटर के रोटेट होने से लीड स्क्रू जो है रोटेट होगा, और लीड स्क्रू के रोटेट होने से जो वर्क टेबल है आपका, जो भी यूनिट आपको मूव करानी है वो मूव होगी, लेफ्ट राइट आगे पीछे जैसे भी उसको मूव होना है। ठीक है। देखिए, स्टेपर मोटर में क्या होता है, फ्रॉम कंट्रोल यूनिट क्या हो गया, पल्स जनरेट हो गया। द मोटर स्पिंडल विल रोटेट थ्रू अ स्पेसिफाइड एंगल कॉल्ड स्टेप एंगल। ठीक है। जितना पल्स मोटर को मिलेगा, यानी कि जितने सिग्नल्स भेजे गए हैं कंट्रोल यूनिट के द्वारा, और वो सिग्नल कौन रिसीव कर रहा है? स्टेपर मोटर रिसीव कर रहा है। तो इन सिग्नल की मात्रा के आधार पर आपका स्टेपर मोटर क्या होता है? रोटेट होता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो है पल्स भेजा गया है 30 डिग्री के हिसाब से, क्लियर, यानी कि 30 डिग्री के अकॉर्डिंग, यानी कि 30 डिग्री मूव हो, यानी कि 30 डिग्री रोटेट करना है मोटर को, केवल इतना ही सिग्नल भेजा गया। तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे स्टेपर मोटर आपका केवल जो है 30 डिग्री यहाँ पर मूव कर रहा है। क्लियर। जितने पल्स मिले उसके हिसाब से ये 30 डिग्री मूव कर रहा है। इसको बोलते हैं हम स्टेप एंगल, यानी कि स्टेप बाय स्टेप कितने स्टेप से जो है ये मूव करता है। यानी कि एक पल्स में ये कुछ एंगल आगे बढ़ेगा, फिर दूसरा पल्स जाएगा, फिर और कुछ आगे बढ़ेगा। मान लीजिए कि एक साथ जो है 10 पल्स भेजे हुए हैं एमसीयू से, जो है स्टेपर मोटर में जो है 10 पल्स यहाँ भेजे हुए हैं, 10 पल्सेस भेजे हुए हैं। तो इन 10 पल्स के हिसाब से क्या करेगा? मोटर आपका रोटेट करेगा। अगर एक पल्स में रोटेट कर रहा है 5 डिग्री, 5 डिग्री, तो 10 पल्स में कितना रोटेट करेगा? ऑब्वियसली 50 डिग्री एंगल रोटेट कर जाएगा स्टेपर मोटर। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये कॉन्सेप्ट था स्टेपर मोटर का। स्टेपर मोटर is generally used in open loop CNC. Obviously, step size depend on the design of motor and lies between 1.8 डिग्री to 7.5 डिग्री। यहाँ जो स्टेप साइज है, ठीक है, स्टेप साइज का मतलब क्या है कि एक पल्स मिलने पर, यानी कि जब केवल एक पल्स मिलता है ना, तो एक पल्स में मोटर आपका कितना रोटेट होता है, कितना रोटेट हो सकता है, दैट इज द स्टेप साइज। ठीक है। ये होता है स्टेप साइज। क्लियर। और वो होता है वैल्यू 1.8 डिग्री हो सकती है, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 7.5 डिग्री हो सकती है। यानी कि इतना एंगल तक मोटर आपका रोटेट हो सकता है एक पल्स में, मोटर के अनुसार ये हो सकता है। विच मीन्स दैट वन रोटेशन ऑफ स्पिंडल कैन बी डिवाइडेड इंटू 200 पार्ट्स। अगर मान लीजिए स्टेप एंगल कितना है? 1.8 डिग्री है। ठीक है। यानी कि अगर एक पल्स आता है, एक पल्स रिसीव होती है स्टेपर मोटर पे,
तो स्टेपर मोटर जो है 1.8 डिग्री रोटेट कर जाता है। ठीक है, तो कितने पार्ट्स यहाँ पर हो सकते हैं मोशन के, देखिए, यानी कि यहाँ पर जो है 200 पल्स की आवश्यकता है पूरा एक रिवोल्यूशन कराने के लिए। पूरा जो है 360 डिग्री पूरा करने के लिए मोटर को यहाँ पर 200 पल्स की आवश्यकता है, यानी कि 200 पार्ट मोशन कर सकता है मोटर आपका, है ना, 200 पार्ट मोशन कर सकता है। क्लियर, जितने पल्स मिलेंगे उतने पार्ट में मोशन कर जाएगा, यानी कि एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 200 पार्ट में स्टेपर मोटर आपका मोशन कर सकता है। 200 पल्स की यहाँ पर आवश्यकता है। क्लियर, इफ अ सिंगल पल्स इज रिसीव्ड फ्रॉम द कंट्रोल सिस्टम द मोटर स्पिंडल विल रोटेट बाय 1 स्टेप। ठीक है, अगर एक पल्स प्राप्त हुआ है, सिंगल पल्स प्राप्त हुआ है, तो स्टेप एंगल जितना मोटर आपका रोटेट हो जाता है। क्लियर, द कंट्रोल यूनिट जनरेट पल्स करस्पॉन्डिंग टू प्रोग्राम्ड वैल्यू ऑफ मूवमेंट रिक्वायर्ड ऑफ द टूल फ्रॉम वर्क। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो हमने प्रोग्राम में जो वैल्यू लिखी है ना, इन वैल्यू के आधार पर ही जो है पल्स जनरेट की जाती है एमसीयू के द्वारा, और किसको भेजी जाती है, स्टेपर मोटर को भेजी जाती है। हमें ध्यान रखना है। The rate of movement of tool or work is controlled by the speed at which the pulses are received by stepper motor. Obviously कि टूल या फिर वर्क टेबल जो भी है, जो भी यूनिट मूव हो रही है, उसके मूव होने की रेट क्या होगी, जिस रेट से हमें पल्स प्राप्त होंगे वही रेट किसकी होगी, टूल या फिर जो है वर्क टेबल या फिर जो स्पिंडल यूनिट उसका मूव होने की यहाँ पर रेट होगी। तो हमें ध्यान रखना है। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कैरीज इज कैलकुलेटेड बाय known value of lead of axis lead screw and by counting the number of pulses। तो यहाँ हम ये काउंट कर सकते हैं कि जो पार्ट आपका मूव कर रहा है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा किसी निश्चित पल्सेस के अंदर। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास स्टेपर मोटर है, उसको 100 पल्स की आवश्यकता होती है एक रिवोल्यूशन पूरा करने का, यानी कि अगर 100 पल्स प्राप्त होते हैं मोटर को तो वो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, यानी कि एक चक्कर पूरा कर लेता है। क्लियर, और यहाँ जो मोटर से जो लीड स्क्रू लगा हुआ है उसकी उसकी पिच की वैल्यू कितनी है, 5 mm, यानी कि पिच 5 mm है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब लीड स्क्रू एक पूरा चक्कर पूरा करेगा, इसका मतलब कितनी दूरी आगे बढ़ेगा, 5 mm जो नट है वो आगे बढ़ जाएगा। नट जो है 5 mm की दूरी आगे बढ़ जाएगा। ये मतलब होता है पिच का। क्लियर, तो आपको निकालनी है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कैरीज इन 20 रिसीव्ड पल्स, यानी कि मोटर को 20 पल्स रिसीव हो रही है यहाँ पर, और मोटर आपका एक रिवोल्यूशन कब करता है, 100 पल्सेज में करता है। और यहाँ जो मोटर के साथ जो लीड स्क्रू अटैच्ड है उसकी पिच की वैल्यू कितनी है, 5 mm है। तो हम निकालते हैं, देखते हैं डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर रहा है। देखिए, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 रिवोल्यूशन ऑफ लीड स्क्रू 5 mm होगा। जितनी पेज की वैल्यू होती है उतनी ही डिस्टेंस ट्रैवल की जाती है एक रिवोल्यूशन में। ठीक है, पहली चीज़ तो ये रिवोल्यूशन ऑफ लीड स्क्रू इन 20 पल्स। ठीक है, देखिए 100 पल्स में अगर एक रिवोल्यूशन होता है तो 20 पल्स में कितने रिवोल्यूशन होंगे, ऑब्वियसली 20/100 यानी कि 1/5 रिवोल्यूशन हो रहा है, यानी कि एक रिवोल्यूशन का 5वां हिस्सा ही कंप्लीट कर पा रहा है 20 पल्सेज में। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1.5 रेवोल्यूशन, यानी कि जो लीड स्क्रू वो क्या कर पाया, केवल जो है 1/5 रेवोल्यूशन ही कंप्लीट कर पाया। तो इस रेवोल्यूशन में स्लाइड कितना आगे बढ़ेगा, तो देखिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1.5 रेवोल्यूशन इज 5 × 1.5 = 1 mm, यानी कि जो है 1 mm केवल आगे बढ़ेगा आपका वर्क टेबल 20 पल्सेस के अंदर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैरीज आपका कितना आगे बढ़ा है। The rate at which pulses are sent to stepper motor is accurately governed by control system. Hence, there is no need of providing positional or velocity feedback system. ठीक है, तो स्टेपर मोटर के अंदर कोई फीडबैक सिस्टम यूज में नहीं लेते हैं। क्यों यूज में नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भेजी जाती है सिग्नल्स वो कंट्रोल सिस्टम द्वारा भेजी जाती है एक्यूरेटली। जो रेट होती है पल्सेस को भेजने की वो एक्यूरेट होती है। तो यहाँ पर हमें फीडबैक सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती है, पोजिशनल वेलोसिटी फीडबैक की आवश्यकता नहीं होती है। The use of stepper motor considerable simplifies the system as feedback device are not used. Feedback device की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती है। The cost of machine tool is also less. However, stepper motor are suitable for light duty machines due to low power output. देखिए यहाँ अगर स्टेपर मोटर आपने यूज किया है तो कॉस्ट लो होगी, पहली चीज़।
दूसरा ये कि स्टेपर मोटर केवल जो है लाइट ड्यूटी मशीन के लिए भी लाइट ड्यूटी मशीन के लिए ही एप्लीकेबल है, क्योंकि यहाँ पर फीडबैक सिस्टम नहीं है और यहाँ पर पावर अवेलेबल ज़्यादा नहीं होती स्टेपर मोटर के लिए। तो अगर आपको पावर ज़्यादा चाहिए तो आप जो है सर्वो मोटर यूज करेंगे और क्लोज लूप सिस्टम का यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर कि जो ड्राइव यूनिट्स किस प्रकार से काम करती हैं और कितने प्रकार की यहाँ पर होती हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आगे हम पढ़ेंगे जो भी इसके नेक्स्ट एरियाज़ हैं, रिसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू, ट्रांसड्यूसर, सेफ्टी एंड स्वार्प मेमोरी के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।